न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश माथुर जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सभी साथियों। जी राजेश जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो मेरे नए दर्शक हैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दें, क्योंकि आप कई संस्थाओं से और करोड़ बाग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रुप है उससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सीए राजेश महतो हूँ और मैं 2013 का पास आउट हूँ और दिल्ली में मेरी खुद की प्रैक्टिस है और साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी जिला करोल बाग का मैं संयोजक हूँ सीए प्रकोष्ठ का। ओके सर, दो सवाल था। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बजट लाया और उसमें जो 12,75,000 की छूट दिया, क्योंकि आप बीजेपी के सीए कन्वीनर ग्रुप के आप जुड़े हुए हैं, तो क्या इस बार जो चुनाव परिणाम जो आया काफ़ी कुछ बजट का रोल माना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि जो मिडिल क्लास है वह मिडिल क्लास हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। उसको को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की कर में छूट दी, जिसकी वजह से मिडिल क्लास बहुत उत्साहित हुआ और उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। इसीलिए दिल्ली के अंदर 27 साल बाद हमारी सरकार बनी है और यहाँ की जो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने शपथ लिया और हमने विजय प्राप्त की है और 12 लाख रुपए हमारे लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। तो ये आप मानते हैं कि इस बजट में जो ये घोषणा हुई उससे थोड़ा सा परिणाम में फर्क पड़ा? देखिए, जो परिणाम आया है वो बिल्कुल ही हमारे अनुकूल आया है। उस परिणाम में इसका बहुत सहयोग रहा है, लेकिन साथ में साथ अरविंद केजरीवाल की जो करप्ट प्रैक्टिस थी, जो उन्होंने शीश महल बनाया, गली गली में शराब के ठेके खोले, उन्होंने कहा था कि विद्यालय खोलेंगे और मद्यालय खोला, जिस प्रकार से इतना करप्शन किया, तो करप्शन से जनता बिल्कुल ही त्राहिमाम हो गई थी। यह सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से यहाँ पे आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंका गया और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 27 साल बाद अपनी सरकार बनाई। सर, जो हम लोग फाइनेंशियल बजट पे पहले बात कर लें, उसके बाद रेखा जी पे बात करेंगे। वित्त मंत्री जी ने जो भी बजट पेश किया सर, उससे क्या लगता है कि जीडीपी कितना बढ़ेगा? क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो बड़ा संघर्ष का दौर रहा। देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना शपथ ग्रहण लिया है, तब से हमारी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगुनी काम कर रही है। हम इस समय विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से जीडीपी बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी हमारी कम हो रही है। हमने सबसे पहले जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था 4.9 था, उसको 4.5 हम लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट जो होता है, अगर सरकार उसको कम करती है तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अर्थव्यवस्था के अंदर मांग होती है। आपने देखा होगा 12 लाख रुपए की जो हमने छूट दी है, उससे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए लोगों के हाथ में आएगा और जब वो 1 लाख करोड़ रुपए लोग खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं मांग बढ़ती है और मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था गति पर रहती है। तो एक तरह से देखा जाए तो अंतोगत्वा हम डिमांड को बढ़ा रहे हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। साथ के साथ आपने देखा था इस बजट से पहले भी 11 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए घोषणा की थी। यानी जब देश के अंदर पूंजीगत व्यय होता है तो देश की जो आधारभूत संरचनाएं होती है वह बढ़ती हैं और जब 1 रुपए भी हम पूंजीगत व्यय करते हैं और देश की आधारभूत संरचनाएं हम खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं जीडीपी का 1% बढ़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब से देश की बागडोर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाली है, तब से देश विकसित राष्ट्र की तरफ बन रहा है और संभवतः ही 2027 में हम विश्व के अंदर एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। यह मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व पे। राइट सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल था कि जो टैक्स पेयर हैं डे बाई डे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस जो अभी घोषणा किया 12,75,000 12 लाख वाला, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले क्या है कि कोई भी देश तरक्की जब करता है जब उसका बेस जो होता है टैक्स पेयर का वो बढ़े। तो इस देश के प्रधानमंत्री और या इस देश की जो वित्त मंत्री हैं, उनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें। आपने देखा होगा कि पहले केवल 2-3 करोड़ ही लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन अब टैक्स पेयर की संख्या बढ़ रही है, इंक्लूसिवनेस हो रहा है। अब हम क्या कहते हैं कि जो टैक्स कंप्लायंस है उसको हम सिंप्लीफाइड करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, तो अब लोग टैक्स दे रहे हैं। आप देखिए ना, जीएसटी के अंदर 1.25 करोड़ 2 करोड़ तक की हमारी जीएसटी कलेक्शन हो रही है। अभी 1.91 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन हुई है, तो बहुत बड़ी है संभावना है देश के लिए।
तो हमारे टैक्स पेयर बढ़ेंगे ना सर, ऑब्वियसली हमारा टैक्स और पेयर वो बढ़ेगा, मुख्य धारा में आएंगे, मुख्य धारा में आएंगे, ईज ऑफ डूइंग वो बिजनेस लोन होगा। ले भी पाएंगे और उनका जब ITR वगैरह फाल होगा तो एलिजिबल होंगे सर। देखिए हमारा उद्देश्य है कि लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन कब होगा? जब वो लोग ITR भरेंगे, अपने इनकम दिखाएंगे, उन लोगों को लोन मिलेगा, तो जब वो मुख्य धारा में आएंगे तभी देश की तरक्की और विकास होगा। आप देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ताकि लोगों के खाते खुले। लोगों के पहले खाते नहीं थे, आप देखिए इतने सारे खाते खुल गए हैं। जो महिलाएं कभी अपना पैसा घर में छिपाए रखती थी, कोने में, पटरी के नीचे, तो आज वो पैसा बैंक के अंदर आ रहा है, गरीबों का पैसा बैंक के अंदर आ रहा है, और उससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, माथुर जी एक महत्वपूर्ण सवाल था। हमारे देश में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे आप देखते होंगे दिल्ली में या गोरखपुर में या बिहार में, सब जगह एक पैड बाजार लगता है और वहाँ सारा लेन देन कैश का होता है सर। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना भी है कि उसमें ऐसे उद्यमी को लोन भी दिया जाता है, अनसिक्योर्ड लोन। तो क्या कुछ आपको लगता नहीं कि उन सेक्टर को भी मेन सेक्टर में लाया जाए, उनकी भी वैल्यू बने सर? देखिए बड़ा कैश लेन देन होता है, डेली बाजार लगता है सर। सर देखिए, इस देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके माननीय पी चिदम्बरम जी ने कभी इस बात पे हंसी उड़ाई थी कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, क्या वो कभी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकते हैं? क्या वो UPI के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे? आज देखिए किसी भी दुकान पर जाइए, रेहड़ी हो, खोमचे वाला हो, रेहड़ी पटरी वाला हो, सब्जी वाले, सबके पास आपको UPI मिलेंगे। तो ये क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन ही तो है। आप कैसे करें? ये मोदी जी की देन है। आज कहीं भी जाइए, किसी रेहड़ी पटरी, समोसे वाले, कुलचे वाले, सबके पास आपको UPI मिलेगा। UPI का मतलब क्या है कि सबके पास बैंक है, सबका पैसा बैंक में आ रहा है। कैश की लेन देन तो बहुत कम हो गई है। कहाँ आप अभी तक सोच रहे हैं सर? कैश की लेन देन कम हो चुकी है। अब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, 60% जो देश की रीढ़ की हड्डी है, वो अब सारा लेन देन बैंकों के थ्रू कर रहा है, और इस प्रकार से इंक्लूजन उनका हो रहा है सर। राजेश माथुर जी, 2-3 सवाल मेरे और थे। जो MSME सेक्टर है, थोड़ा सा MSME सेक्टर सबको समझ में नहीं आता, जनता का जुड़ा हुआ सवाल है कि MSME सेक्टर कुछ जो बड़े व्यापारी होते हैं वो कहते हैं भाई अगर हम इनसे संभाल लेंगे तो हमको 45 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा, वो 90 दिन का साइकिल मांगते हैं। क्या लगता है कि MSME सेक्टर को थोड़ा सा दिक्कत होगी इस बार? देखिए मैं आपको पता होगा सर। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME के द्वारा कम से कम 60% का माल हमारा एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट MSME देता है, और सबसे ज़्यादा GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन MSME के अंदर है। तो कहीं ना कहीं यह जो सेक्टर है उसके ऊपर पूरा ध्यान सरकार का है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया था कि MSME की जो भी पेमेंट है वो 45 दिन के अंदर उनको मिल जानी चाहिए। MSME की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका वर्किंग कैपिटल। यानी छोटे व्यापारी होते हैं जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ होती है, 2 करोड़ होती है, 50 लाख होती है। उनको क्या चाहिए? उनको फंड चाहिए, यानी उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल घूमता रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा था कि 45 दिन के अंदर उनको पैसा मिल जाना चाहिए। और आज देखिए जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो MSME को बढ़ावा देने के लिए आपको ई मार्केट प्लेस के थ्रू, जेम के थ्रू उनका मतलब कि प्रोक्यूरमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं MSME को बढ़ावा मिल रहा है, और देश के बड़े व्यापारी भी समझ रहे हैं कि यह रीढ़ की हड्डी है, और यह क्या होता है, एक तरह से उनको गुड्स सर्विस प्रोवाइड करने का मिडलमैन का काम करती है। तो बड़े एंटरप्राइज भी MSME को बढ़ावा दे रहे हैं, और MSME का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश की तरक्की और विकास के अंदर। जो 45 दिन वाला है ये काफी अच्छा है, साइकिल रुकने नहीं देगा। बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, लोग उसको सराहना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह और स्मूथ हो जाएगा MSME के अंदर। सर एक बड़ा सवाल और था। एक वक्त था सर जब ऑडिट के लिए जो RBI होती थी वो किसी को रिपोर्ट करती थी कि जो फला व्यक्ति है इस इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट करेगा। मैं खासतौर से बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। अब बैंक खुद डिसाइड करता है कि वो किसको चाहे ऑडिटर नियुक्त करे, तो इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि थोड़ा बायस्ड ऑडिट होता होगा सर? देखिए कहीं ना कहीं जो देश की, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर ये। मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो देश के संविधान के लिए, देश के पैसे को सुरक्षित रखने में बनाई जाती हैं। और अगर RBI का इसके अंदर इंक्लूजन होता है, RBI के थ्रू अगर अपॉइंटमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर डायरेक्ट बैंक ही उनको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होता है, वहां पे क्या रहता है कि पारदर्शिता संभव नहीं है, फेवरिज्म हो सकता है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी,
और उन लोगों को दिया जाएगा टैक्स जो पैसा वहां पहुंचाने का काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आरबीआई के थ्रू ही चीजें होंगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी। क्योंकि सर इसमें देखिए ना, अभी एस बैंक का एक मामला आया था, फिर अभी महाराष्ट्र में एक कोऑपरेटिव बैंक अभी बिल्कुल खराब हो गया। तो इस तरह का जो ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे ही गलत गतिविधियां स्टार्ट हो जाती है, तो आरबीआई बैंकों को लेकर थोड़ी और अपना जो दृष्टिकोण है वो बदले। राइट सर? देखो सर बैंकों के अंदर गरीबों का पैसा पड़ा हुआ है और ये जिम्मेवारी है आरबीआई की, जो देश की स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको समझना चाहिए कि लोगों का पैसा कैसे सुरक्षित रहे। वो सुरक्षित जब रहेगा जब सही प्रकार से उनका ऑडिट होगा, सही प्रकार से उनका निरीक्षण होगा, और वो तभी हो पाएगा जब आरबीआई द्वारा अपॉइंटमेंट ऑडिटर उस चीज को ऑडिट करेंगे। तो मैं ये बहुत ही जोरदार तरीके से कहता हूं कि आरबीआई के थ्रू जो पैनल अपॉइंटमेंट होता है वही ऑडिट करे और कोई नहीं, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं ना हो सके सर, न्यूज में ना आए। नहीं आ सके। देखिए बैंक में महाराष्ट्र में कितने लोग लाइन में लग बहुत ज्यादा सर, गए, बहुत एक ही दिन में बैंक क्लोज हो गए सर। राइट सर, बस 2-3 विषय पे और बात करेंगे सर। जो ये बजट है सर, इस बजट में मेन 1-2 और बदलाव नहीं, सुझाव क्या हो सकता है कि अगर उसको ऐड ऑन कर दिया जाए तो ये बजट और बेहतर हो जाए, या भविष्य में वित्त मंत्री जी से क्या अपील करेंगे कि इस चीज को और जोड़ लें? देखिए मेरा मानना है कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर 2 चीजें जो मेरा मानना है जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही बुलेट ट्रेन की तरह नहीं चल पा रही है, अगर वो हो जाए तो बड़ा ही क्रांतिकारी बदलाव होगा। पहला है लैंड, यानी कि लैंड एक्विजिशन के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को पूरा करने में बड़े ही असमर्थ होती है। तो लैंड को लेकर कहीं ना कहीं अगर इम्प्रूवमेंट हो और उसके ऊपर कोई कानून लाया जाए ताकि इजीली लैंड को एक्वायर कर सके और इंडस्ट्री लगा सके, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब क्रांतिकारी काम है। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। सेकंड है लेबर को लेकर हमारे देश के अंदर अभी तक रिफॉर्म नहीं हुए हैं। लेबर एक ऐसी चीज है ताकि कोई भी कंपनी चाहे किसी को रख सके या उसको निकाल सके, या फिर लेबर को पूरी तरह से कंपनसेशन मिल सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस पूरे फ्रेमवर्क को, लेबर को जब तक हम लोग सही तरीके से मतलब कि उसको ध्यान नहीं देंगे, उसको मतलब रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती है। तीसरा पॉइंट है लॉजिस्टिक। आप देखिए पूरे देश के बाहर लॉजिस्टिक का खर्चा वहां पर यूएस में, चाइना में 2% होता है, हिंदुस्तान के अंदर 18% का लॉजिस्टिक का खर्चा होता है। यानी एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो 18% का उसके ऊपर खर्चा बढ़ जाता है। तो जब तक हमारे सामान बहुत तेजी से, कम समय में और कम खर्चे में नहीं पहुंचेंगे तो हमारी लागत बढ़ेगी। तो मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री जी को आने वाले समय में भविष्य के अंदर एक तो लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के ऊपर, यानी ट्रिपल एल के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनेगी। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। मतलब इससे संबंधित मंत्री जो है इसके बारे में ध्यान दें। तो सर वित्तीय चीजों को लेकर कुछ विशेष सुझाव देंगे, जैसे जीएसटी या इनकम टैक्स को लेके? देखो जीएसटी में जैसे ट्रिब्यूनल नहीं बना, ट्रिब्यूनल के साथ साथ एक मैं छोटा सा आपसे निवेदन करना चाहूँगा सर कि जैसे कि मान लीजिए हम रजिस्टर्ड हैं करोल बाग में, हमारा सामान यूपी जा रहा है, वहाँ जब पकड़ लिया जाता है तो सुनवाई वहीं होती है सर। तो क्या मतलब संबंधित जो फर्म का जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे सुनवाई ट्रांसफर होनी चाहिए? कुछ आपका मन है कि भाई जीएसटी में ये बदलाव हो, इनकम टैक्स में ये बदलाव हो, या जो चल रहा है अच्छा चल रहा है? देखिए नहीं, मेरा सुझाव है कि जीएसटी के अंदर रेट को लेकर कहीं ना कहीं उसके अंदर फॉर्मेलिटी होना चाहिए, यानी बहुत सारे रेट हैं उनको कहीं ना कहीं 2 या 3 रेट पर लेकर आना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। जी। दूसरी चीज है कि जब एक गाड़ी दिल्ली से जाकर बिहार तक जाती है, कलकत्ता जाती है, वहां बीच में गाड़ी पकड़ जाती है तो सारा कुछ वहीं पे होता है। कहीं ना कहीं उसका सेंट्रलाइज प्रोसेस होना चाहिए ताकि वहां पर उस प्रोप्राइटर का, उस मालिक का हैरेसमेंट ना हो। देखने में आता है कि उनका हैरेसमेंट होता है, वहां से घूस ली जाती है। ये सवाल पूछा गया, दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, देखने आते हैं कि मेरे बहुत से जो मेरे कलीग हैं, सीए मित्र हैं, और हम सीए सेल में हैं तो मिलते हैं तो सीए लोग बड़ा सुझाव देते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, यानी कि रजिस्ट्रेशन को लेकर इतना ज्यादा करप्शन है कि रजिस्ट्रेशन टाइम पे होता नहीं है, बिना बताए कैंसिल कर दिया जाता है, हमको मतलब कि एक नेचुरल जस्टिस नहीं दिया जाता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि लोगों का हैरेसमेंट ना हो, व्यापारी तंग ना हो, तंग ना हो। हाँ। और वो बेहतर तरीके से समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाए। राइट सर। सर बिल्कुल लास्ट सवाल है, जो हमारे मोदी जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कितना तेजी से दिल्ली को आगे ले जाएंगे? देखिए दिल्ली ही बड़ा ही भाग्यशाली देश की राजधानी है। इससे पहले यहाँ की जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उन्होंने भी बहुत काम किया, मैं उनकी सराहना करती हूँ। वो अभी इस समय नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
साथ ही साथ जो 27 साल बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इस बार भी एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी। और रेखा गुप्ता जी की एक खास बात है कि वह जमीन पर जाकर लोगों को बिल्कुल ही डायरेक्ट टच करती है, उनसे सुझाव लेती है और कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आने वाले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ऐसे छाप छोड़ के जाएगी कि यहाँ पर 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार कायम रखेगी। और साथ ही अगर हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो आप देखिए पूरे विश्व के अंदर जिसका डंका बोल रहा हुआ हिंदुस्तान है, और सिर्फ वह देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज हम देश की पांचवी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। कितनी बड़ी खुशी का माहौल है और 27 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे और 2027 तक हम जरूर ही विकसित राष्ट्र सर। बनेंगे। कैसा लगा जब ट्रंप ने मोदी जी के सम्मान में उनको कुर्सी ऑफर की थी, कैसा फील हुआ था? देखिए, जब देश के मुखिया का कहीं भी सम्मान होता है तो वह देश के मुखिया का सम्मान नहीं होता, वह 140 करोड़ जनता का सम्मान होता है। साथ मुखिया के साथ साथ, हाँ, मोदी जी के सम्मान के साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों का भी सम्मान होता है। तो मुखिया का सम्मान यानी 140 करोड़ जनता का सम्मान होता है। उनके सम्मान के लिए ट्रंप खड़े होकर उनको कुर्सी देते हैं। उनके सम्मान में जब रूस के अंदर युद्ध होता है तो वहां पर एक समय के लिए जब यहाँ से फोन खुल जाता है तो रूस के अंदर उस युद्ध को रोक दिया जाता है और वहां से हमारे लोगों को निकाला जाता है। तो क्या है, यह देश का बढ़ती हुई ताकत है, देश का आत्मविश्वास है और देश का उभरता हुआ अमृत काल है, जिसकी देन है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सर बिल्कुल, युवाओं के लिए लास्ट सवाल, इस प्रोफेशन में सर क्यों आना हुआ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या ड्रीम था माता पिता का, किसका? ये मैं सभी से पूछता हूँ सर, कॉमन सवाल है मेरा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी गुब्बारा बेचते थे गली में घूम घूम कर, अरे सर। और मैंने शिक्षा करते हुए बसों में पेन बेचा है, भुट्टा बेचा है, मक्का बेचा है, गुब्बारा बेचा है, सारे वो कार्य किए हैं जो करना चाहिए। और मैं एक सेवा बस्ती में रहता था, जब बाढ़ आती थी तो हमारा खाट भी पानी में डोलता था। ये कहने की बात नहीं, सच्चाई है। लोग किताबों में गरीबी पढ़ते होंगे, मैंने गरीबी झेली है। जी। उस समय जब मुझे किसी ने बताया कि बेटा अगर कुछ बड़ा बनना है, कुछ करना है तो पढ़ो, और पैसे नहीं है तो एक चीज करो, वह है सीए, जहां पर पैसे की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, किसी के भी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है तो आप सीए बन जाएंगे। और एक बार सीए बन गए तो उसके बाद यह एक ऐसी स्किल है जहां पर आप अपने बच्चों को पाल सकते हो, अपने समाज में प्रणाम कर सकते हो और अपनी पीढ़ी को बदल सकते हैं। उसी उद्देश्य से मैंने यह कोर्स किया और आज मैं प्रभु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से सीए हूँ और 2013 क्वालिफाइड हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सब कुछ सही चल रहा है। सरकार युवाओं को कहूंगा कि जो भी लोग सोचते हैं कि उनके पास अर्थ नहीं है, मैं उनसे कहूंगा अर्थ की जरूरत नहीं है, आप आइए सीए कीजिए। और इस वीडियो के मदद से कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो कि पैसे नहीं हो चाहता सीए करना, वो मेरे से संपर्क करे, मैं जरूर उसकी आर्थिक रूप से मदद करूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश माथुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करें, फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर, थैंक यू। सभी को साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।